Hello everyone, myself Dr. Urmila Panghal, Associate Professor दयानंद महिला महाविद्यालय। आज मैं आपके साथ बात करूंगी साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है और साइकोलॉजी की नेचर कैसी है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी का मीनिंग यानी डेफिनेशन की। According to Hilgard and Atkinson, psychology may be considered as a science that studies the behavior of an organism in relation to the environment. अर्थात साइकोलॉजी जैसे आप मानते हैं इसका हिंदी का अर्थ है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को एक साइंस कहा गया है जो कि वातावरण के प्रति जीव किस प्रकार से व्यवहार करता है इसका अध्ययन करता है। अर्थात कि मनोविज्ञान स्टिमुलस यानी उद्दीपक, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, रिस्पॉन्स यानी प्रत्युत्तर या इसे हम व्यवहार भी कहते हैं, इन तीनों के बीच संबंध को ज्ञात करता है। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस वातावरण में जब भी कोई चेंज आता है, ऐसा चेंज जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो, उसको हम स्टिमुलस यानी उद्दीपक कहते हैं। जैसे कि हम एक कमरे में बैठे हैं और वहाँ पर कोई हल्की सी आवाज़ होती है, इतनी हल्की कि व्यक्ति के कानों तक नहीं पहुंच पाती, यानी हमारे सेंस ऑर्गन जो कि कान सुनने का काम करता है उस तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर वो नहीं पहुंच पाती है तो वो स्टिमुलस नहीं कहलाएगा। तो किसी भी वस्तु में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित कर सके। जैसे कि आप रेडियो का वॉल्यूम बहुत कम रखते हैं तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे जब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और आपके कानों को वो सुनाई देने लगती है, तब जा कर के उस वॉल्यूम को हम स्टिमुलस कह पाएंगे, क्योंकि उस वॉल्यूम ने अब आपके कानों को प्रभावित किया है। तो स्टिमुलस क्या है? वातावरण में कोई भी ऐसा चीज जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को प्रभावित कर सके, यानी सेंस ऑर्गन्स तक वो सूचना पहुंच सके, तब उसे हम स्टिमुलस कहेंगे। ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, और जीव आपको पता है सभी जीवित चीजों को हम जीव कहते हैं। सभी लिविंग बीइंग्स को हम ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मानव ही नहीं आते, बल्कि एनिमल्स भी आते हैं। तो एक तरह से मनोविज्ञान ऑर्गेनिज्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑर्गेनिज्म मतलब मानव ही नहीं, मानव और पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। और तीसरी बात रिस्पॉन्स को हम बिहेवियर भी कहते हैं। रिस्पॉन्स क्या है? कि जो क्रिया जीव स्टिमुलस के प्रति करता है, उस क्रिया यानी उस एक्टिविटी को हम रिस्पॉन्स कहते हैं या बिहेवियर का नाम देते हैं, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी वो व्यवहार हमें दिखाई पड़ता है, उस व्यवहार को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और उस व्यवहार को स्टडी भी किया जा सकता है। तो आप देखिए, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या कहती है कि साइकोलॉजी एक साइंस है जो क्या करता है? ऑर्गेनिज्म के व्यवहार का अध्ययन करता है, और ये व्यवहार वातावरण के संबंध में होता है। कोई भी व्यवहार शून्य में नहीं होता, उसके किसी भी व्यवहार को उत्पन्न होने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए होता है, यानी किसी के प्रति
व्यक्ति क्रिया करता है, शून्य में वो क्रिया नहीं करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। What about the nature of psychology? तो यहाँ हम बात करेंगे कि हमने वैसे तो डेफिनेशन में पहले ही कह दिया है कि साइकोलॉजी एक साइंस है, और नेचर में भी हम यही बात प्रूव करना चाहते हैं कि साइकोलॉजी की प्रकृति नेचर साइंस है। क्यों है? क्योंकि साइकोलॉजी में वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी साइंस के विषय में, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी आदि में जो जो जरूरी विशेषताएं होती हैं वो मनोविज्ञान में भी विद्यमान है। चलिए पहला पॉइंट इसकी ओर चलते हैं। फर्स्ट है साइंटिफिक मेथड्स। अब किसी भी साइंस के विषय को अगर हम लें तो साइंस में साइंटिफिक मेथड्स यानी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान में भी साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में सभी वेरिएबल्स यानी चरों को कंट्रोल करके सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके उसका प्रभाव व्यवहार पर देखा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा ही मुश्किल शब्द बोल दिया है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? देखिए, वेरिएबल क्या है? जिस भी चीज़ का हम अध्ययन करना चाहते हैं उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल भी दो तरह के हम डिस्कस करेंगे। एक होता है स्वतंत्र वेरिएबल यानी चर, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस चीज़ का प्रभाव देखना चाहते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस चीज़ पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अब आपको पता है कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन जो है वो व्यवहार पर किसी भी चीज़ का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि पुरस्कार का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पुरस्कार जो है उसका प्रभाव देखना चाहते हैं तो वो हुआ स्वतंत्र चर। जिस पर देखना चाहते हैं हमने कहा सीखने पर, तो यहाँ सीखना हुआ क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी व्यवहार। तो मनोविज्ञान में साइंटिफिक मेथड्स की सहायता से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए हम ये कह पाएंगे कि मनोविज्ञान भी एक साइंस है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट यानी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स जब हमारे जो परिणाम है वो हमारे पक्षपातों की वजह से प्रभावित न हो। अब देखिए, मैंने पहले ही कहा है मनोविज्ञान एक साइंस है जिसमें कि साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स हैं इसलिए किसी भी प्रकार के पक्षपात का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। इसीलिए जो रिजल्ट्स होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। अब देखिए, यहाँ वस्तुनिष्ठ की मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे आपके एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप जब रिस्पॉन्स देते हो या तो वो गलत होते हैं या वो सही होते हैं। गलत होते हैं तो नंबर मिल जाते हैं, और सही होते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं, और गलत होते हैं तो नंबर कट जाते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है कि एक ही मैटर आप
दो बच्चे लिख के आते हैं, एक को मिलते हैं 8 और एक को मिलते हैं 9। तो इसमें क्योंकि सब्जेक्टिविटी में कोई क्राइटेरिया इतना निश्चित नहीं होता, तो कई बार मैटर सेम है लेकिन फिर भी मार्क्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्टिविटी में हम जब एक साइंटिफिक तरीके से जब कार्य किया जाता है तो वस्तुनिष्ठता रहती है। तो साइकोलॉजी भी ऑब्जेक्टिविटी का पालन करता है। तो इस तरह से हम कह पाएंगे कि साइंस की तरह साइकोलॉजी में भी ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसलिए साइकोलॉजी भी एक साइंस है। तीसरा पॉइंट जो इसकी फेवर में जाता है वो है पावर ऑफ प्रिडिक्शन। पावर ऑफ प्रिडिक्शन मतलब कि भविष्य का भविष्यवाणी करने की पावर। साइकोलॉजी में भी भविष्यवाणी की जा सकती है, जैसे कि दूसरी साइंसेज में की जा सकती है। जैसे आजकल आप देखते हो कि हमें मौसम की जानकारी पहले से ही मिल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस जो है वो साइंटिफिक मेथड्स के आधार पर पहले से ही प्रिडिक्शन कर पाने में क्षमता रखती है। तो मनोविज्ञान में भी प्रिडिक्शन की पावर है। कैसे? क्योंकि हम मनोविज्ञान में साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं और साइंटिफिक मेथड्स में जैसे कि आज मैं मनोवैज्ञानिक परीक्षणों यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करके एक व्यक्ति के व्यवहार को जानती हूँ। तो आज व्यक्ति के व्यवहार को जो मैंने जाना उसके आधार पर मैं भविष्यवाणी भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने साइंटिफिक जो टेस्ट्स हैं वो यूज़ किए हैं। उसके आधार पर मैं बता पाऊँगी कि भविष्य में इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा। तो ये क्राइटेरिया भी साइकोलॉजी पूरा करता है, इसलिए साइकोलॉजी एक साइंस है। फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ रिसर्च। रिसर्च की प्रकृति। अब साइंस में रिसर्च की जाती है। रिसर्च में क्या होता है कि जो भी साइंस है वो कुछ नियम बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस ने नियम बनाए तभी वो घटना घटे। साइंस सिर्फ क्या करती है कि जो घटनाएं वातावरण में हो रही हैं उनको सिर्फ एक्सप्लेन करता है, उत्पन्न नहीं करता। जो चीज़ें घट रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं उसको सिर्फ उसकी व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखते हैं कि आपने न्यूटन का एग्जाम्पल देखा होगा कि न्यूटन ने देखा कि एक सेब पेड़ से गिर रहा है, तो ये सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो इसकी जब उसने अध्ययन किया, स्टडी की, तो इस घटना को व्याख्या प्रदान की न्यूटन ने कि ऐसा इसलिए होता है कि ग्रेविटेशन लॉ जो धरती में धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन लॉ है, वो जब भी चीज़ जब भी सेब पेड़ से गिरता है तो वो उसको अपनी ओर खींचता है। तो इस ग्रेविटेशनल लॉ के कारण ही सेब जो है वो धरती की ओर आता है, नीचे की ओर गिरता है। अब साइंस ने क्या किया? सिर्फ इस घटना को एक्सप्लेन किया है। ऐसा नहीं कि जब ग्रेविटेशन लॉ बना उसके बाद ही जो है सेब पेड़ से नीचे जमीन पर गिरता हो, ऐसा नहीं है। ये घटना तो पहले भी घट रही थी, आगे भी घटेगी, लेकिन साइंस ने मात्र इसको एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार से साइकोलॉजी भी केवल और केवल व्यवहार की व्याख्या करती है, और वो व्यवहार पहले भी घटित होता रहा है। जैसे जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर चूहे को एक टी टी की आकृति में बनी हुई एक भूल भुलैया में छोड़ दिया जाए, और जैसे ही वो लेफ्ट मुड़ता है उस टी की मेज में, भूल भुलैया में, अगर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है तो उसे भोजन दिया जाता है, और अगर वो
राइट की तरफ मुड़ता है तो भोजन नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा कि क्योंकि उसे लेफ्ट में मुड़ने पर भोजन मिल रहा है, तो संभावना ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका व्यवहार यही होगा कि वो लेफ्ट की तरफ मिले, क्योंकि लेफ्ट पर मुड़ने से उसे भोजन मिलता है। तो अब ये जो व्यवहार है जो चूहे ने दिखाया, ये ऐसा नहीं है कि जब मनोविज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि जिस तरफ मुड़ने पर रीइंफोर्समेंट यानी भोजन मिलेगा तभी इसीलिए चूहा लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। ऐसा नहीं है कि तभी से ऐसे होने लगा, नहीं, ये एक सिद्धांत है कि जहाँ रीइंफोर्समेंट यानी कि भोजन यानी पुरस्कार मिलेगा, हम उस व्यवहार को करते हैं बार बार। लेकिन अगर किसी व्यवहार को करने से हमें पुरस्कार नहीं मिलता है तो तब वो व्यवहार हम नहीं करते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी ये शो करता है कि मनोविज्ञान भी केवल मात्र व्यवहार की व्याख्या भर करती है, यानी व्यवहार को उत्पन्न नहीं करती, व्यवहार को चेंज नहीं करती, बस उसकी व्याख्या भर करती है। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी और मनोविज्ञान दोनों में एक समानता है। अगला पॉइंट है वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब कि अगर हम किसी भी समस्या को स्टडी कर रहे हैं और हमें एक रिजल्ट मिलता है, तो अगर उसी घटना को अगर दोबारा कोई दूसरा व्यक्ति वेरीफाई करे तो तब भी सेम रिजल्ट्स आने चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति उसी घटना को जांचता है तब तीसरी बार भी हमें सेम रिजल्ट्स मिलने चाहिए, यानी हर बार हमें सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो वेरीफाइबल हैं, उनको हम कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो सेम रहेंगे। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? अब साइंस में भी ऐसा ही होता है कि जैसे 2 पार्ट हाइड्रोजन के और 1 पार्ट ऑक्सीजन का, इनको मिक्स करोगे तो हमें क्या मिलेगा? पानी। हर बार ऐसा ही होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति इसी कंपोजिशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएगा तो पानी ही मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज किया। तो सेम वे साइकोलॉजी में भी साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जब हम एक स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंटल मेथड की प्रक्रिया को अपनाते हुए चलते हैं और सभी जो प्रयोग में बाधा उत्पन्न हो सकती है उन सबको नियंत्रित करके प्रयोग करते हैं, तो हमारे रिजल्ट्स वेरीफाइबल होते हैं। उनको हम कभी भी वेरीफाई करना चाहें तो रिजल्ट्स हमें सेम प्राप्त होंगे। यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि जो यूनिवर्सल मतलब हर जगह, हर प्लेस पर, हर समय पर वही चीज़ रहेगी। जैसे कि साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज बने हुए हैं और वो प्रिंसिपल्स और लॉज वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर देश में, हर काल में वो लागू किए जा सकते हैं। तो जैसे सूरज जो है वो पूरब से निकलता है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही निकलता है, देश के किसी भी कोने में चले जाओ तो सूरज पूरब से ही निकलेगा। तो ये है यूनिवर्सल फैक्ट। ऐसे ही साइकोलॉजी में भी जो प्रिंसिपल्स और लॉज हैं वो साइंटिफिक हैं, उनको किसी भी देश और काल में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स का मतलब है कि हम देखें तो विज्ञान की सभी शाखाओं में कुछ तकनीकी शब्दों का यूज किया जाता है। सेम वे वो तकनीकी शब्द जो है वो मनोविज्ञान में भी यूज होते हैं।
देखिए कि तकनीकी शब्द, कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं ना, ये ज़रूरी है कि वो तकनीकी जो शब्द हैं, टर्म्स हैं, वो हर जगह यूज़ होती हैं। यानी कि इंडिया में भी, अमेरिका में भी से उनका मीनिंग सेम रहता है, क्योंकि वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं। वेल डिफाइंड मतलब अभी हमने पीछे पढ़ा, स्टिमुलस किसे कहते हैं, रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। तो ये स्टिमुलस का मतलब हर जगह सेम होगा, रिस्पॉन्स किसे कहते हैं वो हर जगह सेम होगा। जो हम थियोरी यहाँ पढ़ रहे हैं, मान लो कि हम लर्निंग की ट्रायल एंड एरर थियोरी, जो लर्निंग का जो प्रयास और भूल सिद्धांत है, हम इंडिया में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं वो अमेरिका में कुछ और कह रहा होगा, नहीं, वो सेम है। तो जो टेक्निकल वर्ड्स साइंस में जिस तरह से यूज होते हैं और वो वेल डिफाइंड होते हैं, उसी प्रकार से मनोविज्ञान में भी टेक्निकल टर्म्स को यूज किया जाता है और उनका जो मीनिंग है वो यूनिवर्सल होता है, यानी हर देश हर काल में वो सेम होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो विशेषता है वो भी मनोविज्ञान में पाई जाती है। एंड लास्ट पॉइंट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि जैसे सभी साइंस की ब्रांचेस में मेजरमेंट टूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, दोनों को मिलाया जाए तो हमें प्राप्त होगा H2O, मतलब कि पानी। इसी प्रकार से अब किस हाइड्रोजन को मापने के लिए आपको मेजरमेंट टूल चाहिए कि कितना हमने लेना है, मात्रा कितनी लेनी है। तो H2 यानी 2 एटम, O यानी ऑक्सीजन का 1 एटम। तो किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए जो है मेजरमेंट टूल चाहिए होते हैं। साइकोलॉजी में भी मेजरमेंट टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि मनोविज्ञान तो व्यवहार का मापन करता है, और व्यवहार को मापने के लिए हम कैसे, कौन से मेजरमेंट टूल्स लाएंगे। हमारे पास ग्राम्स तो हो नहीं सकते, मिलीग्राम्स हो नहीं सकते। तो इसके लिए जो स्पेशल टूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अनुसूचियां, इन्वेंटरीज, क्वेश्चनियर, प्रश्नावली वगैरह। तो अब क्योंकि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मानकीकृत होते हैं, इसलिए इनसे जो प्राप्त जो डाटा है वो भी ऑथेंटिक होता है, रिलायबल होता है, यानी विश्वसनीय होता है। और हम इस डाटा को स्कोर्स में बदल करके हम डाटा को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के लिए भी सांख्यिकी विधियों यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को लागू करते हैं, जिससे कि जो भी डाटा है हमारा, उसके बारे में हम सही जानकारी दे सकें कि ये डाटा क्या कहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो गुण है, मेजरमेंट का गुण है, वो भी साइकोलॉजी में लागू होता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ विशेषताओं की चर्चा यहाँ की कि जो विशेषताएं साइंस विषय में साइंस कहलाने के लिए ज़रूरी होती है, वही सारी विशेषताएं साइकोलॉजी में भी पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान भी एक साइंस है। तो अब साइकोलॉजी में सभी साइंटिफिक विशेषताएं हैं, इसलिए हम इसकी नेचर को क्या कहेंगे कि साइकोलॉजी की नेचर कैसी है, साइकोलॉजी की प्रकृति कैसी है। हम कहेंगे कि साइकोलॉजी एक साइंस है। थैंक यू एंड गुड बाय।